Assalamu alaikum students of class 9. Hope you all are fine and healthy. We are coming towards our online classes again. I am now proceeding towards my lecture on chapter number 11 and the topic is anomalous expansion of water. Now first of all, let's talk about what is anomalous expansion of water. Beta, anomalous means abnormal or unusual thing. Okay, so anomalous expansion of water means there is a unusual or abnormal expansion takes place in the water, or water shows very unique behavior, very unique character. Okay, सो अगर हम सपोज करते हैं बेटा कि वाटर हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी, इफ़ वी कूल द वाटर फ्रॉम any temperature like 10 degree centigrade to 4 degree centigrade, for all the liquid the density increases and volume decreases, so water contracts, or any liquid can contracts. But at 4 degrees centigrade, the density of water is maximum. So it has minimum volume. यानी वो contract हो जाएगा, है ना? From any greater temperature, when we bring to 4 degrees centigrade temperature, it shows normal behavior. But after 4 degrees centigrade, if we further cool it down to 0 degree, we observe water shows unique behavior, which is the density further decreases at 0 degree centigrade for the formation of ice. So ice has a lesser density as compared to water and greater volume. Okay, so लेकिन हमारे जहन में ये सवाल भी तो उठ सकता है ना कि आइस सिंक क्यों नहीं करती, क्योंकि वो भारी होती है, बट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. सो हमेशा याद रखना बेटा कि जो सब्सटेंस जिसकी लेसर डेंसिटी होगी वो फ्लोट करेगी दूसरे सब्सटेंस पे. तो अगर क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, सो आंसर इज दैट कि द सब्सटेंस हैविंग लेसर डेंसिटी फ्लोट्स ऑन सब्सटेंस हैविंग हायर डेंसिटी. ठीक है ना. द प्रॉपर्टी ऑफ एनॉमलस एक्सपेंशन एनेबल्स मेरीन लाइफ टू एग्जिस्ट इन कोल्डर रीजन. ठीक है ना. अब इसके मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. ठीक है. नंबर 1 इफ़ेक्ट ये होगा जो हमारा एडवांटेज भी कहला सकता है, सर्वाइवल होता है एक्वाटिक लाइफ का इन कोल्डर रीजन. ठीक है ना. अगर कोल्डर रीजन है तो वहाँ पर कैसे एक्वाटिक लाइफ मतलब यानी एग्जिस्ट करती है, जबकि हम ये सपोज कर सकते हैं कि अगर फिज़िक्स की टर्म में कि अगर वाटर जो है मतलब ठंडा हो रहा है या फ्रीज़ हो रहा है तो वो पूरा ही होना चाहिए ना, फिर पॉन्ड या लेक का या ओशन का, मतलब सिर्फ ऊपर की लेयर ही क्यों होती है. तो ये बिकॉज ऑफ एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. ठीक है ना. क्या होता है बेटा कि अगर सपोज करो कि एक पॉन्ड है और बहुत ठंड का सीज़न है, बहुत ठंडा इलाका है, तो टेम्परेचर 0 से भी गिर जाता है ना, 0 -1 -2 तक पहुंच जाता है. तो भाई पूरे पॉन्ड को फ्रीज हो जाना चाहिए और मछलियाँ क्या होंगी या एक्वाटिक लाइफ जो होगी वो क्या होगी, मर जाएगी. लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता. वो क्यों? वो इसीलिए होता है क्योंकि एनॉमलस बिहेवियर वाटर शो करता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर जो बाहर का है ना वो तो कम होता है, तो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो जो है वाटर की क्या होती है, जो भी कांटेक्ट में आती है एनवायरनमेंट के, वो फ्रीज हो जाता है पानी. तो लेकिन आइस का हमेशा याद रखना उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, तो वो फ्लोट करती है. अगर उसकी डेंसिटी आइस की ज़्यादा होती है ना बेटा, तो वो क्या होती, वो सिंक कर जाती. जब वो सिंक करती नीचे बैठती तो जो भी ऊपर लेयर आती वो फ्रीज हो जाती. तो अल्लाह ताला ने एक ये ऐसा बिहेवियर दिया है वाटर को कि हमारी जो समुद्री हयात है यानी एक्वाटिक लाइफ है वो भी सरवाइव कर सके इन फ्रीजिंग और कोल्डर रीजन्स में. ठीक है ना.
तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर बचाता है पानी को मुकम्मल फ्रीज आउट होने से या किसी भी जगह को मुकम्मल फ्रीज आउट होने से। लेकिन इसके दो डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक है बर्स्टिंग ऑफ पाइप, यानी इसका इफेक्ट जो डिसएडवांटेज में भी आ सकता है कि जब कोल्डर रीजन में मतलब ठंड होती है तो क्या होता है कि लीस्ट टेम्परेचर भी कम से कम हो जाता है। तो जो सबसे कम टेम्परेचर होता है उस पर भी बर्फ़ बन जाती है। तो वो जो पाइप्स होती है ना, तो वाटर क्या हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है। जैसे ही फ्रीज़ होगा तो वो पाइप मतलब वाटर एक्सपेंड होगा तो वो पाइप बर्स्ट हो जाएंगे। ये इसकी मिसाल तुम इस तरह भी ले सकते हो कि जब हम वाटर बॉटल जब भर के रखते हैं फ्रिज में, तो क्या होता है कि अगर तुम 2-3 दिन छोड़ दो फ्रीज़र में रख कर, तो क्या होता है वो पानी एक्सपेंड होता है और वो पानी बिल्कुल मतलब बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब वो यही होता है कि अगर वो बाहर आ जाए या बॉटल फट जाती है ना, तो ये ड्यू टू एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ वाटर से होता है। या बर्स्टिंग ऑफ रॉक भी हो सकता है कि रेनी सीजन में जो कोल्डर रीजन है वहाँ पे बारिशें बहुत होती हैं, तो क्या होता है जो रेन वाटर होता है वो एंटर होता है क्रैक्स ऑफ रॉक्स में, और जब विंटर सीजन आता है तो डेफिनेटली वाटर क्या होता है कि भाई एनॉर्मलस बिहेवियर शो करता है और वो एक्सपेंड करता है। जब वो एक्सपेंड करता है तो जो रॉक होते हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर with the help of Hoops experiment. ठीक है ना। The normal and anomalous behavior of water with temperature is demonstrated by experiment called Hoops experiment. बेटा जो Hoops experiment है वो हमें ये anomalous expansion को ही बताता है कि किस तरीके से होता है anomalous expansion वाटर में। तो इंट्रोडक्शन इसका कुछ इस तरह हो सकता है कि वही कि डेंसिटी जो है किसी भी चीज़ की जब लो हो जाती है, कम हो जाती है, तो क्या होता है कि वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ हो जाता है। या अगर किसी भी जगह से अगर हम हीट एनर्जी निकाल दें, एक्सट्रैक्ट आउट कर दें, तो वो क्या होता है, इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, सो डेंसिटी विल इंक्रीज। तो हम इसी चीज़ को देखने के लिए हुप्स एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह है कि ये प्रोसीजर में हम लेते हैं एक लॉन्ग मेटालिक सिलेंडर जिसके अंदर सर्कुलर ट्रफ लगा होता है, यानी एक मिडल के अंदर एक सर्कुलर सिलेंडर वो प्लेट लगी होती है या बीकर टाइप की चीज़ है, वो ट्रफ होती है, वो लगी होती है इन द मिडल, जो भरी हुई होती है किससे, बर्फ़ से। और उस बर्फ़ के अंदर क्या होता है कि हम फ्रीजिंग मिक्सचर के तौर पर सॉल्ट ऐड करते हैं ताकि वो ट्रफ जो है भरी रहे, वो आइस से भरी रहे और आइस मेल्ट ना हो बाय द रीज़न ऑफ दिस। तो अब ये जो हमारा सिलेंडर है, जो मेटालिक सिलेंडर होता है, वो उसके अंदर 2 थर्मोमीटर अटैच होते हैं, एक अपर पार्ट पर और एक लोअर बॉटम पे। तो एक को हम T1 से डिनोट करते हैं, दूसरे को हम T2 से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो जो मिडिल सेक्शन है, अगर आप देखें गौर से, तो उसमें बर्फ़ भरी हुई है और उसके अंदर सॉल्ट है और उसके अंदर फ्रीजिंग मिक्सचर भी डाला हुआ है। अब हम नेक्स्ट आते हैं बेटा जी कि ये जो सिलेंडर है ये पूरा पानी से फिल्ड होता है, फिल्ड विद वाटर होता है, ठीक है ना, कम्प्लीटली। अब हम प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन ये होती है कि जो वाटर होता है हमें अगर तुमसे पूछा जाए कि इस सिलेंडर में किस जगह का पानी सबसे ज़्यादा ठंडा होगा, तो तुम डेफिनेटली ये कहोगे कि जो मिडिल पोर्शन है वहाँ का पानी इसलिए ठंडा होगा क्योंकि वहाँ पे जो ट्रफ लगी हुई है, जहाँ पे सिलेंडर है, उसके मिडिल पोर्शन में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। तो होता क्या है बेटा जी कि यहाँ का टेम्परेचर कूल डाउन होना शुरू हो जाता है, तो पानी जो है बॉटम की तरफ टेम्परेचर जो है उसका कम होना शुरू होता है। तो द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर कंटिन्यूज till the temperature of the lower half of the water in the cylinder reaches to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब तक नीचे का जो T2 का टेम्परेचर है वो असल में 4 डिग्री पे पहुंचते ही लोअर हो जाता है, ठीक है ना।
रैपिडली गिर जाता है. अब टेम्परेचर इन लोअर हाफ is at 4 degree centigrade and that is in the upper half is above 4 degree centigrade as shown by the thermometer T1. तो अब क्या होता है कि और टेम्परेचर गिरता है और फ्लोइंग डाउन ऑफ वाटर स्टॉप हो जाता है. ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि यार अब वहाँ पर बेटा कि वाटर का जो फ्लो है वो वहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है. तो द टेम्परेचर ऑफ द अपर हाफ बिगन्स टू फॉल बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अपर हाफ टूवर्ड्स द मिडल सेक्शन कॉज्ड बाय द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर. ठीक है ना. तो अपर हाफ का जो टेम्परेचर है वो भी फिर गिरना शुरू हो जाता है क्योंकि जब फ्लो ऑफ हीट हो रही होती है फ्रॉम अपर हाफ टूवर्ड्स द मिडल सेक्शन तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आ जाता है. तो ये जो प्रोसेस होता है फ्लो ऑफ हीट का कंटिन्यू रहता है टिल द टेम्परेचर ऑफ होल वाटर इन द सिलेंडर अटेन्स सेम टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड एज शोन बाय द थर्मोमीटर T1 एंड T2 के से ये शो हो रहा है. सो now the temperature of the water at the middle of the cylinder being to fall below 4 degree centigrade and expands. ठीक है ना बेटा. जो सबसे ज़्यादा लाइटर होती है मतलब जो टेम्परेचर होता है इट गोज़ अप एंड द टेम्परेचर एट द टॉप बिगिन्स टू फॉल. सही. अब क्या होता है बेटा, द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग ऑफ द टेम्परेचर एंड गोइंग up of water continues till the temperature of whole the upper half cools down to 0 डिग्री. यानी जब वहाँ जो लास्ट नीचे का जो बॉटम का जो टेम्परेचर था वो 4 डिग्री तक रहा, लेकिन जब आप अपर हाफ पे आओगे तो वो 0 डिग्री तक जाएगा, कूल डाउन होगा. इट इंडिकेट्स बाय द थर्मोमीटर T1. सो टेम्परेचर जो है वाटर का in the cylinder is divided into two distinct parts, one upper half with temperature 0 degree centigrade and the other lower half with the temperature 4 degree centigrade. ये शो करता है बेटा कि एक जगह पर नॉर्मल एक्सपेंशन कर रहा है वाटर और दूसरी जगह पर क्या कर रहा है, एनॉर्मलस बिहेवियर वाटर शो कर रहा है. ठीक है ना. और ये आपको इस ग्राफ के जरिए भी शो हो रहा है जब हम टाइम और टेम्परेचर के दरमियान में लेते हैं. ठीक है. अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस. एज यू स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर्स के थर्मल एक्सपेंशन दरअसल थर्म मीन्स होता है हीट, और हीट के ज़रिए किसी भी स्टेट में एक्सपेंशन होना वो रिस्पेक्टिव स्टेट का थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है. सो अगर किसी भी गैस के वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाए बाय हीटिंग देन इट इज़ नोन एज थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस. ठीक है ना बेटा. अब आते हैं हम, देयर आर मैनी लॉज विच फॉलोज द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस बट टू आर द मेन विच आर बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ. बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट ये है, वो ये स्टेट करता है कि भाई अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें किसी भी गैस का तो उसका जो वॉल्यूम होगा गिवन मास ऑफ गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के. यानी वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट. यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने पर वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी गैस का प्रेशर से, उसके प्रेशर से. मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/P. ठीक है. तो V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हम इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा. अगर बेटा P1 इनिशियल प्रेशर है और V1 इनिशियल वॉल्यूम है तो अगर हम इंक्रीज इसको करें, इसमें प्रेशर इंक्रीज करें तो वो P2 हो जाएगा और वॉल्यूम इसका इंक्रीज, वॉल्यूम विल बी इंक्रीज टू V2. तो इट कैन बी रिटन एज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. तो जो ग्राफ बनेगा इन दोनों के दरमियान वो होगा हाइपरबोला. हाइपरबोला लाइक मून शेप्ड. तो ये हमें बताता है अगर किसी भी
क्वांटिटी के दरमियान हाइपरबोला या पैराबोला का अगर ग्राफ बनता है तो वो शो करता है कि ये क्वांटिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम आते हैं बेटा चार्ल्स लॉ पे। चार्ल्स लॉ स्टेटमेंट ये है कि अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब एब्सोल्यूट क्या टेम्परेचर होता है? वो टेम्परेचर होता है जो लीस्ट टेम्परेचर विच कैन बी मेजर्ड, है ना। तो मैथमेटिकली it can be written as volume is directly proportional to its temperature जब प्रेशर कांस्टेंट हो। अब V is directly proportional to T and V upon T is equal to constant अगर हम proportionality का साइन हटाएंगे तो if initial volume is V1 and initial temperature is T1 of the if temperature is increased to T2 the volume becomes V2 which can be written as V1 upon T1 is equal to V2 upon T2 और इनके दरमियान जो ग्राफ प्लॉट होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि ये शो करेगा कि इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज। अच्छा, अब आते हैं बेटा हम जनरल गैस इक्वेशन पे। ये जनरल गैस इक्वेशन शो करती है इट इज़ द रिलेशन बिटवीन बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो इसको हम प्रॉपर तरीके से जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं इन दोनों के रिलेशन को, और मैथमेटिकली इट इज़ रिटन एज PV इज इक्वल टू NRT। अब वी आर कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ डेरिवेशन ऑफ दिस जनरल गैस इक्वेशन विच इज़ PV इज इक्वल टू NRT। अब कंसीडर करो एक गैस है जिसका वॉल्यूम V है और उसको हमने किसी कंटेनर में या सिलेंडर में रखा हुआ है और उसको हमने पिस्टन के ज़रिए पिस्टन उस पर लगाया हुआ है ताकि उसका प्रेशर वेरी कर सके, उसको बढ़ा सके या कम कर सके प्रेशर, और उसका टेम्परेचर हमने T दिया हुआ है and the number of moles of gas is N. According to Boyle's law, V is inversely proportional to P and according to Charles' law, V is directly proportional to T. तो इन दोनों को हम इक्वेशन कंसीडर करेंगे और by combining both the statement we have got V is directly proportional to T and V is inversely proportional to P. So PV is directly proportional to T and PV is equal to RT. Here R is the proportionality constant and also known as universal gas constant. Its value is constant which is 8.3145 joule per mole per Kelvin। और अगर नंबर ऑफ मोल्स किसी भी गैस के कांस्टेंट ही होंगे डेफिनेटली, तो वो कांस्टेंट है, देन PV is equal to N for number of moles and RT. If the volume of the gas V1 and pressure of the gas P1 at temperature T1, अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं टू T2 तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा V1 से V2 और P1 से P2। तो इट कैन बी रिटन एज P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. So that's the end of my lecture. I hope you will understand it. Thank you so much.